आप सभी को एक बार फिर नमस्कार। आप सभी का अमरउजाला.com में स्वागत है। सभी लोग भौचक, हैरान और परेशान रहे कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जो हमला हुआ वो आखिर हो कैसे गया। ऐसे कैसे हुआ कि दुनिया की सबसे चुस्त, चौकन्नी और तेज माने जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद सोती हुई पकड़ी गई और IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, जिसका दबदबा, जिसका रुतबा बरसों की मेहनत से कायम हुआ था, ऐसी ऐसी तकनीक और ऐसी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने ईजाद की थी कि उनके यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। परिंदा तो छोड़िए, आतंकवादी घुसे, 1200 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, कई गाड़ियाँ जला दी, 250 से ऊपर बंधकों को बनाकर अपने यहाँ ले गए और युद्ध लगातार चल रहा है। युद्ध लंबा खिंच गया, लड़ाई चल रही है, इजराइल बंधकों को छुड़ा नहीं पाया है, हमास की सुरंगों का जाल उसको परेशान किए हुए है। लेकिन एक सवाल जिसने दुनिया को परेशान किया, जिसने दुनिया में जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको चौंकाया, वो यही था कि आखिर गलती कहाँ पर हुई, जहाँ पर इजराइल इस तरीके से उस जगह पहुँच गया जहाँ पर वो दुनिया के सामने सर झुकाकर बैठा रहा और आपसी खींचतान में ये लड़ाई वहाँ पहुँच गई जहाँ इजराइल की बनी बनाई साख मिट्टी में मिल गई। अब वो जितना भी उकसाया हुआ हो, अब वो जितना भी परेशान हो, जितना भी बदला लेने पर उतारू हो, इस सवाल का जवाब तो उसको ढूंढना ही था। न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई दुनिया की अन्य बड़ी वेबसाइट्स ने इजराइल के कई अधिकारियों से, रक्षा विशेषज्ञों से बात की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये गलती 7 अक्टूबर 2023 के हमले वाली हुई कैसे। और फिर वही बात है, आपने बचपन से कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। जी हाँ, वही पुरानी कहानी जहाँ पर कछुए और खरगोश के बीच में रेस शुरू होती है। खरगोश और कछुए की रेस सुनकर ही अजीब लगता है। खरगोश इतना तेज उछलकर दौड़ने वाला प्राणी, कछुआ इतनी धीमी गति से चलने वाला, आखिर ये रेस ही बेमेल है, ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन जब रेस हुई तो दरअसल आखिर में कछुआ जीत गया था। ये कहानी आपको याद होगी। कछुआ क्यों जीता था? क्योंकि खरगोश जो था वो घमंड में आ गया, आत्ममुग्ध हो गया। उसको लगा ये कछुआ मुझे क्या हराएगा। पहले तेजी से दौड़ने वाला खरगोश आगे जाकर एक पेड़ की छांव में सुस्ताने लगा। सुस्ताते सुस्ताते उसको नींद आ गई। जब उसको झपकी लग गई, उतनी देर में कछुआ अपना काम करता रहा और वो सीमा रेखा के पार यानी फिनिश लाइन के पार जाकर रेस को जीत गया। जी हाँ, इजराइल और हमास के मामले में ठीक ऐसा ही हुआ है। क्योंकि इजराइल एक तेज तर्रार खरगोश, जिसने दुनिया में धाक जमाई, 48 में अपना देश बनाने के बाद से आसपास अपने दुश्मनों से एक जो घेरा बना था उसको देखते हुए खुद को खड़ा करने की कोशिश की। और बड़ा झटका तब लगा जब ठीक 50 साल पहले 1973 में योम किप्पूर का युद्ध हुआ था। उस झटके से संभलने के लिए उसने अपनी सेना को, अपनी खुफिया एजेंसियों को चुस्त दुरुस्त किया, मुस्तैद किया और कई बड़े हमलों को नाकाम कर दिया। इस नाकाम कर देने के बाद दरअसल इजराइल में वही खरगोश वाली बात आ गई कि वो पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। हमास ने कछुए वाला काम दिखाया। उसने तमाम जो हमले किए थे उसके बाद चुप बैठे रहने की बजाय कछुए की चाल से धीमे धीमे अपनी प्रगति जारी रखी और इस कछुए ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। और इस रेस में दरअसल खरगोश जो कि इजराइल है वो हार गया और कछुआ जो कि हमास है वो जीत गया। वहाँ पर अच्छाई का प्रतीक था, लेकिन हमास ने आतंकवादी हमला किया। लेकिन इस लड़ाई में सोते हुए तो इजराइल ही पकड़ा गया है। अगर आप कितने भी तेज हो, चालाक हो, चतुर हो, लेकिन अगर आप सोते हुए पकड़े जाओगे तो आप रेस को हार जाओगे। इजराइल के लिए बहुत बड़ा सबक है। हमास ने ये जो पूरी तैयारी की थी वो 1 साल पहले से की थी। 1 साल पहले से हमास इस तैयारी को कर रहा था और इजराइल इसको सूंघ भी नहीं पाया। उसकी क्या वजह थी? वजह नंबर 1, गलत दुश्मन का चयन। दरअसल लंबे समय से इजराइल की सेना ने और खुफिया विभाग ने यह मान लिया था कि हमास केवल एक छोटा आतंकी संगठन बनकर रह गया है। लगातार उसके ऊपर नकेल कसने की जो कोशिश इजराइल ने की है वो कोशिश कामयाब हुई है और अब उतनी ताकत हमास की नहीं रह गई जितनी एक समय वो संगठित करने की कोशिश कर रहा था। और दरअसल इजराइल का अब एक बड़ा दुश्मन जो है वो है
हिजबुल्लाह, जो कि ईरान से संचालित एक आतंकी संगठन है। ईरान को दुश्मन नंबर 1 मान लिया गया, हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी ताकत और विरोधी ताकत मान लिया गया। एक देखिए विडंबना कैसी है, 2008 में यही बेंजामिन नेतन्याहू, जो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इजराइल को चला रहे हैं और जिन पर कई आरोप लगे हैं, उस पर भी एक बात हम आगे करेंगे, लेकिन यही बेंजामिन नेतन्याहू 2008 के चुनाव में हमास को खत्म कर देने के नारे पर, हमास को खत्म कर देने तक चैन से नहीं बैठने के नारे पर, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स को हमास के खिलाफ खुली छूट देने के नारे पर चुनाव जीतकर आए थे। वही उनका बड़ा मुद्दा था, वही उनका नारा था, और तब 2008 में उनके लिए दुश्मन नंबर 1 था हमास। लेकिन वक्त के साथ साथ नेतन्याहू की भी सोच बदली, बल्कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि ये एक थोड़ा सा मजबूत हमास उनके लिए फायदे का सौदा इसलिए साबित हुआ क्योंकि उनको लगता था कि इसकी वजह से फिलिस्तीन में जो सरकार बनती है, जो अभी महमूद अब्बास की सरकार है, उस सरकार को कमज़ोर करने में इजराइल को मदद मिलती है। और एक कमज़ोर सरकार अगर होगी, फिलिस्तीन जो कि अब केवल वेस्ट बैंक तक ही उनका अस्तित्व सिमट कर रह गया है, यहाँ तो गाज़ा पट्टी में ज़्यादा हमास का ही अस्तित्व है, लेकिन थोड़ा मजबूत हमास राजनीतिक दृष्टि से और क्षेत्रीय स्थिरता की दृष्टि से बेंजामिन नेतन्याहू को ठीक लगा। और यही वजह थी कि उन्होंने थोड़े ताकतवर हमास को वहां छोड़ दिया जहां वो था, लेकिन वो थोड़ा ताकतवर नहीं रहा, वो बड़ा होता गया, अपनी शक्ति एकत्रित करता गया। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी चूक कर गए और उन्होंने और उनके सहित दूसरे अन्य रक्षा विशेषज्ञों ने लगातार ईरान को दुश्मन नंबर 1 माना, बल्कि एक खुफिया रिपोर्ट भी इजराइल के भीतर चल रही थी जो अब सामने आई है, जिसमें कहा गया कि हो सकता है कि हिजबुल्लाह और उसके साथ में मिलकर दूसरे आतंकी संगठन, मिस्र के लोग, ये सब मिलकर एक बड़ा हमला कोशिश कर सकते हैं कि इजराइल पर करें। लेकिन उसमें हमास का कहीं जिक्र नहीं था। दुश्मन नंबर 1 माना गया ईरान को और हिजबुल्लाह को, गलती हुई, दुश्मन नंबर 1 निकला हमास, जिस पर कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी, CIA भी लगातार हमास पर ध्यान रखती थी, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से उन्होंने भी हमास को एक क्षेत्रीय संगठन मानकर अपनी गतिविधियों को दूसरी जगह पर केंद्रित कर दिया। देखिए, यही सारा लाभ हमास को मिला है इतने बड़े हमले की योजना बनाने में। जिस दिन 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ है, उस दिन 3 बजे भी सुबह को रोनेन बार, जो कि वहां की गुप्तचर एजेंसी है जिनके ऊपर आंतरिक खुफिया विभाग की पूरी जिम्मेदारी है, वो शिन बेट, जो कि उनका गुप्तचर मुख्यालय है, खुफिया मुख्यालय है, वहां पर थे, जाग रहे थे। वो इसलिए जाग रहे थे कि उनको गाजा पट्टी की तरफ कुछ गतिविधियां असामान्य लगी। तो दूसरा मुद्दा, देखिए, पहला तो यह था कि दुश्मन का गलत चयन, कछुए और खरगोश की कहानी हमने आपको बता दी। तीसरा मुद्दा यह है कि चीजों को हल्के में लेना। वो जग रहे थे 2-3 दिन से, कुछ उनको असामान्य गतिविधियां गाजा पट्टी की तरफ चलने का अंदेशा हो रहा था, लेकिन उसको पढ़ने में और वो कितनी बड़ी है, उसका कितना बड़ा पैमाना है, इसको भांपने में पूरी तरीके से चूक गए। और रोनेन बार ने खुद ये बात स्वीकार की है और उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि कुछ असामान्य है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमास ऐसा कुछ कर सकता है, ये नहीं सोचा गया। आप देखिए कि एक चीज जिसने उसको फिर भी थोड़ा सा बचा लिया उस दिन इजराइल की साख को, वो ये था कि इन असामान्य गतिविधियों को देखते हुए सुबह को 3 बजे जब जाग रहे थे रोनेन बार, तो उन्होंने अपने जब साथियों से सलाह की तो ये सोचा गया कि हो सकता है कि छोटी मोटी कोई तैयारी हमास वाले कर रहे हों, तो हमें दक्षिणी सीमा जहां से गाजा पट्टी लगती है उसकी तरफ टकीला यूनिट को भेज देना चाहिए। टकीला यूनिट इजरायली प्रशिक्षित सेना का एक वो विभाग है जो आतंकी हमलों से लड़ने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित जिसको किया जाता है। ये टकीला यूनिट जब दक्षिण में पहुंची तो वो हतप्रभ रह गए, चौंक गए, क्योंकि एक छोटी मोटी घुसपैठ को रोकने के लिए वो वहां नहीं पहुंचे थे, वो तो हजारों की संख्या में सीमा पार से आ चुके हमास के आतंकियों से उनका सामना हुआ। और ये छोटी सी यूनिट उनसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई तो नहीं लड़ पाई, लेकिन फिर भी जो हमास के आतंकी ये मान के आए थे कि उनको कोई भी नहीं मिलेगा सामने, उनको थोड़ा प्रतिकार मिला। और कई जगह अब हम जोड़ सकते हैं कि वीडियो में हमें जहां दिखाई दे रहा है कि इजरायली सेना के लोग पहुंचे हैं, गोलियां चलाई हैं, कुछ हमास के आतंकियों को सीमा रेखा के भीतर ही मार के गिरा दिया है। वो सब इसलिए हुआ था कि एक निर्णय जो लिया गया था वो समझदारी भरा साबित हुआ। हालांकि ज्यादा बड़े पैमाने पर घुसपैठ थी, ज्यादा सेना भेजे जाने की जरूरत थी, लेकिन टकीला यूनिट को भेजा गया जो कि इसी तरह की घुसपैठ से, आतंकवादी घुसपैठ से लड़ने के लिए प्रशिक्षित है, और उन्होंने जाकर
जो कुछ भी थोड़ा बहुत लोगों की जान बचाई और हमास के आतंकियों के उस हमले के उस क्षण को उतना रोका, वो उस टकीला यूनिट की वजह से संभव हुआ। तीसरी बड़ी बात, लंबी तैयारी और जबरदस्त प्रशिक्षण, ये हमास की तरफ से देखने को हमको मिला इस पूरे हमले में। अब जो रिपोर्ट सामने आई हैं उससे पता लगता है कि हमास जो अपनी तैयारी कर रहा था उसके लिए उन्होंने जो भी उनकी टुकड़ियां थी उनको लगभग 1 साल से ज़्यादा समय तक प्रशिक्षित किया। इन सारे आतंकियों को अलग अलग समूहों में बांटा गया। एक समूह को यह पता नहीं था कि दूसरा समूह किस चीज़ पर काम कर रहा है। कोई ग्लाइडिंग से ऊपर से आ रहा था हवा से तो उसको केवल उतना ही पता था, कोई सुरंग से अंदर से जाकर निकल रहा था उसको उतना ही पता था, समुद्र के रास्ते जाने वाले को भी उतना ही पता था, कोई केवल कैमरों को नाकाम करने में लगा था इजराइल की खुफिया, उनको भी उतना ही पता था। मतलब एक हाथ को पता नहीं था कि दूसरे हाथ क्या कर रहा है। और इतनी अधिक उन्होंने इस जानकारी को खुफिया रखने में जो सफलता पाई, उसी की वजह से कानो कान किसी को भनक नहीं लगी और हमास इस हमले को इस तरीके से कामयाबी से अंजाम देने में सफल हुआ। आप देखिए कि उनका जो पूरा हमला था उसमें एक एक क्षण की जो योजना थी उसकी क्या अहमियत थी। इजराइल अपनी सेना को बड़ी संख्या में सीमा पर गजा की तरफ नहीं रखता है। उसका कारण यह है कि 2021 के पहले तक बड़ी सेना वहां पर वो रखते थे। खुफिया सुरंगें बना रहा है हमास, ये भी पता था। उसका तोड़ निकालते हुए और सेना को लगातार अपने कैंप में, बेस में, सीमा पर ना भेजना पड़े, इसके लिए तकनीक पर भरोसा करने वाली इजरायली सेना ने, आईडीएफ ने यह किया था कि उन्होंने मीलों लंबी, लगभग 60 से 70 किलोमीटर लंबी एक सीमेंट की दीवार बनाई थी जो धरती के ऊपर भी उतनी ही ऊंची और मजबूत थी जितनी धरती के नीचे। धरती के नीचे इसलिए कि नीचे से कोई सुरंग खोदकर हमास के आतंकी इस तरफ इजरायली सीमा में न आ पाए। ऊपर उन्होंने सीमेंट की मजबूत दीवार बना दी थी। इन सारी दीवारों पर उन्होंने चौकसी के लिए कैमरे लगाए थे, सेंसर्स लगाए थे। यहां तक था कि कोई उड़ती हुई वस्तु अगर आती है तो कैमरा उसको, सेंसर उसको पकड़ लेगा और उस पर हमला कर देगा। ये जो उनका आयरन डोम है जिस पर हम अलग से कई बार बात कर चुके हैं, उसको भी फेल करने के लिए अलग साजिश रची गई थी हमास की तरफ से, वो एक अलग टीम थी। आयरन डोम के अलावा भी सीमा रेखा पर ऐसी व्यवस्था इजराइल के पास थी कि कैमरे उसको पकड़ लेंगे, किसी भी सीमा पार से होने वाली गतिविधि को, और अगर कोई हमला हो रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको भी वहीं पर गोली मार देने की, शूट करने की या छोटे मोटे विस्फोटक से उड़ा देने की भी व्यवस्था इस पूरी तकनीक के जरिए जमा ली गई थी। इसको नाकाम करने के लिए हमास की तरफ से एक साथ ड्रोन के जरिए और विस्फोटकों के जरिए दूर से इन कैमरों पर ऐसे हमले किए गए कि जो स्क्रीन्स पर इसका विजुअल दिखता था, दृश्य दिखाई देता था इन कैमरों का, वो एक साथ सारे ब्लैंक हुए। ये इजरायली सेना के प्रवक्ताओं ने खुद बताया है। इसका मतलब सारी योजना बहुत ही बारीकी से तैयार की गई थी। एक साथ हमला हुआ, एक साथ सारे कैमरे ध्वस्त कर दिए गए। कैमरे ध्वस्त होने के बाद कितने आतंकी आ रहे हैं, किस तरह के हथियार और उनके उपकरण उनके पास हैं, किस तरह से मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर लेके आ रहे हैं, कितनी उनकी संख्या है, इसकी कोई भी जानकारी इजरायली सेना को नहीं लगी। पहले से तैयारी, ठीक समय, बिल्कुल बारीकी से योजना बनी और वो सारे कैमरे उड़ा दिए गए। देखिए, इस सारी चीज़ में एक और महत्वपूर्ण जो मामला था जिसने बड़ी भूमिका निभाई, जो चूक हुई इजराइल की तरफ से, कि आप किसी भी चीज़ को जब हल्के में लेते हैं तो क्या होता है। इजराइल की एक और यूनिट थी, यूनिट 8200 जिसको कहा जाता था। इस यूनिट का काम सिर्फ हमास के जो रेडियो संदेश थे, जो आपसी गुप्तचर संदेश वो एक दूसरे को भेजते थे, उनको सुनना, पढ़ना और उसके मानी निकालना और उस खुफिया एजेंसी को अपनी सेना तक, अपने वरिष्ठों तक और सरकार तक पहुंचाना। लेकिन एक साल पहले इस 8200 यूनिट ने भी काम करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ है, ये बेकार का काम है। कोई ऐसी जानकारी हमास के बीच में आपस में बातचीत नहीं हो रही है जिसको हम पकड़ें और ऊपर पहुंचाएं। पैसा भी खर्च हो रहा है और लोगों का श्रम भी लग रहा है, तो इस यूनिट को बंद कर दिया गया था एक साल पहले ही। और देखिए वो चूक भारी क्यों साबित हुई, क्योंकि जो कुछ हमास के आतंकी इजरायली सीमा रेखा में मारे गए, उनके शरीर पर वही रेडियो सेट लगे थे जिन रेडियो सेट्स की बातचीत को इंटरप्रेट करना, इंटरसेप्ट करना, उनको पकड़ना और उन संदेशों को पढ़ना इस यूनिट 820 की जिम्मेदारी थी। देखिए कितनी भारी पड़ गई ये चूक। और आखिरी में पांचवा और सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ये पूरा हमला सफल हुआ, वो ये था राजनीतिक अस्थिरता जो थी इजराइल के भीतर, जिसके बारे में पहले भी अलग अलग मंचों पे बात हुई है। लेकिन अब बाकायदा तथ्यों के साथ ये बात सामने आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके से
अपने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और पूरे जो न्यायपालिका है वहाँ की, उसको कमज़ोर करने में लगे थे। उसको लेकर ज़बरदस्त आंतरिक असंतोष था, यहाँ तक कि वहाँ के रक्षा मंत्री भी एक समय इस्तीफा देकर अलग होने की बात कर चुके थे। लेकिन नेतन्याहू अपनी शक्ति में, अपने सत्ता के बद में इस तरीके से खोए हुए थे कि उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इजरायली सेना के दो बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो खुफिया विभाग से संबंध रखते हैं, वो इजराइल की संसद को ये बताने भी गए थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उसी दिन इजरायली संसद में वो प्रस्ताव पारित हो रहा था जिसमें न्यायालय की शक्तियों को कमज़ोर करने की बात कही गई थी। उस तरफ वो प्रस्ताव पारित हुआ, इधर सेना के अधिकारी नेतन्याहू से नहीं मिल पाए और देखिए इजराइल को उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ तक कि हमले वाले दिन भी दोपहर में 1 बजे ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ट्वीट कर दिया था कि मुझे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई खुफिया विभाग द्वारा। इसका मतलब वो अपनी ही सेना और अपने अधिकारियों के खिलाफ इतने बड़े हमले के बाद भी बयान दे रहे थे। वहीं के एक नेता द्वारा इस पर आपत्ति लेने और लगभग झिड़कने वाली भाषा में नेतन्याहू को कहने के बाद नेतन्याहू ने अपने इस ट्वीट को, एक्स पर अपने उस वक्तव्य को डिलीट कर दिया था, हटा दिया था। और उसके बाद आज वो सेना के साथ मिलते हुए, उनके साथ कदम ताल करते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात तय है कि इस हमले के बाद हमास पूरी तरह से खत्म हो या न हो, बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक अस्तित्व निश्चित ही सवालों के घेरे में रहेगा। सवाल उठने लगे हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल एक लड़ाई लड़ रहा है। और जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद कहते हैं कि बाइबल का उद्धरण उन्होंने दिया, बाइबल में कहा गया है कि एक शांति का काल होता है, एक युद्ध का काल होता है। ये युद्ध का काल है। इजराइल अपने अस्तित्व की, अपने संघर्ष की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में वो कितना हमास को खत्म कर पाएगा ये पता नहीं, लेकिन उसकी साख जरूर खत्म हुई है और उस साख को बनाने में वर्षों लगेंगे। कई सारी भूलें हुई, आप पेड़ के नीचे सुस्ताते रहे, हमास अपनी तैयारी करता रहा और वो 7 अक्टूबर 2023 के उस इतने बड़े, इतने भीषण हमले को अंजाम देने में कामयाब हुआ। बहुत खराब दृश्य उस हमले से निकल कर आए। नरसंहार हुआ, महिलाओं को बंधक बनाकर ले जाया गया। 250 बंधक हमास के कब्जे में हैं। इस सब को रोका जा सकता था अगर इजराइल इन सब संकेतों को हल्के में नहीं लेता। आप इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।